Hey guys, welcome to Educati. I'm your friend Sakshi and we were discussing a new series Macroeconomics संदीप गर्ग बुक हम पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है एंड टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड वन। तो हम इस तरह से इसके सभी चैप्टर्स वन बाय वन कवर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर इज अबाउट, फर्स्ट जो यूनिट है इसकी वो आपकी नेशनल इनकम की है। फर्स्ट हमने एक टॉपिक कर लिया था चैप्टर वन, अब उसी से ही नेशनल इनकम से ही रिलेटेड आपके 4-5 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के। सेकेंड चैप्टर हमारा हो जाता है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि देखो नेशनल इनकम से हमारा न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड नो द थ्योरेटिकल पार्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले हम सारा थ्योरी करें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है, इट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। यहाँ पे फिजिकल फ्रंटियर की बात हम कर ही रहे हैं, टेरिटोरियल या सॉरी फिजिकल नहीं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की हम बात करें कि जो हमारा इंडिया का मैप है वो आपका एरिया हो गया, प्लस जो हमारा वाटर टेरिटरी भी हमारी होती है, तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें और होती हैं वो हमें देखना है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है। इन लेमेंस लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। अगर हम आम भाषा में बात करें तो जो इंडिया का मैप है प्लस वाटर जो टेरिटरी है हमारी वो इंक्लूड होगी। However, for the purpose of national income accounting, it is used in wider sense. लेकिन जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो बहुत सी और चीज़ें हमारी एड ऑन इसमें होती हैं। तो लेट्स सी दैट in addition to political frontier, domestic territory also includes what? Ships and aircrafts owned and operated by normal resident between two or more country. अभी जो शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं, जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया between Russia and Japan are part of domestic territory of India. एयर इंडिया का प्लेन है, इट इज ऑपरेटेड किस दो कंट्री अलग है, इंडिया में ऑपरेट नहीं हो रहा, रशिया और जापान के बीच में हो रहा है, लेकिन ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा। तो इस तरह के शिप्स या एयरक्राफ्ट जो ओन्ड हैं या ऑपरेटेड हैं बाय हुम, बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अभी नॉर्मल रेजिडेंट अभी आप ऐसे ही समझिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का ही है। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी हमारा क्या है पॉइंट, उस पर फोकस करते हैं। द पॉइंट हियर इज कि जो शिप्स एयरक्राफ्ट्स ओन्ड या ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट जो टू और मोर कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इंडिया का कोई प्लेन है वो किन्हीं दो और कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, वो कहीं भी ऑपरेट हो, इट इज ओन्ड बाय इंडिया, इट इज ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो हमारी इंडिया के टेरिटरी में इंक्लूड होगा। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। तो ऐसे ही अगर किसी और कंट्री का भी है तो वो उस कंट्री से बिलोंग करेगा, चाहे वो इंडिया में ऑपरेट हो रहा हो। तो फर्स्ट पॉइंट वाज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। सेकेंड हमारा है यहाँ पे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशंस। देखो बहुत से हमारे वेसल्स होते हैं, ऑयल डिग और हमारे नेचुरल गैस को निकालने के लिए भी हमारे काफ़ी सारे रिग्स होते हैं, नेचुरल गैस रिग्स। तो ये वेसल्स होते हैं, वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर वो आप किसी भी इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में हो या इंटरनेशनल वाटर्स में हो, अगर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है वो चीज़ करने का, तो वो सभी वेसल्स, वो सभी गैस रिग्स, वो सभी प्लेटफॉर्म्स, दे विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, हमारी टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसीडर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारे फिशिंग बोट्स वगैरह जाती हैं फॉर फिशिंग, ये तो नॉर्मल सी बात है। हमारे और भी ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें पता है, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो वाटर टेरिटरीज में होते हैं।
ऑयल निकालना, गैस रिग्स और ये सब सभी, तो वो सभी जो भी प्रोसेसेस वहाँ पे हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस वहाँ पे हो रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगे। ऑल्दो दे आर बीइंग ऑपरेटेड इन इंटरनेशनल वाटर्स, बट इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो वेसल्स, वो सभी बोट्स, दे ऑल आर इंडियंस, रेजिडेंट्स, अंडर द इंडियंस रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट के ऑपरेटेड है ये। देखो बेसिकली ये वाला पॉइंट था ना हमारा, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड, क्योंकि वो ओन्ड और ऑपरेटेड दोनों ही हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू है, तो दैट्स वाई अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट को बिलोंग करती हैं तो वो हमारी क्या रहेंगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट रहेंगी। थर्ड इज एम्बेसीज, कंसुलेट्स, और आपका यहाँ पे हम बात करें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, जिसमें हमारा ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। अभी देखो क्या होता है, हमारे बहुत से एम्बेसी के लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे। हम जयशंकर जी हैं, ये तो हमारे चलो फॉरेन मिनिस्टर हो गए, लेकिन हमारी वेरियस इंटरनेशनल जो जगहों पे हमारे जो एम्बेसीज होती हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ऐसे ही बहुत से ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्री के, वो हमारे अब्रॉड में जाके हमारे आर्मी के लोग जो हैं उनके साथ वो ऑपरेशंस करते हैं, तो प्रैक्टिसेस भी होती हैं उनकी। तो ये सभी चीज़ों में ऑल्दो दे आर ऑन द इंटरनेशनल लैंड, वो वहाँ पे जाके, विदेश में जाके वो वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वो हमारी इंडियन टेरिटरी के पार्ट रहेंगे। अगर आपने दिल्ली में देखा हो तो बहुत सी इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं, हमारी सभी कंट्रीज के एम्बेसीज हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो अगर जापान की आपकी एम्बेसी है, आपकी रशिया की एम्बेसी है, तो वो हैं लोकेटेड फिजिकली इंडिया में है, बट दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट एम्बेसी इट बिलोंग्स टू द रशिया और जापान। सेम एज जो इंडिया के एम्बेसीज हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, अलग अलग हर कंट्री में हमारी एम्बेसी हैं, तो वो एरिया और वहाँ पे काम करने वाले लोग दे बिलोंग्स टू इंडिया, और वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के होंगे। तो ये आई गेस होपफुली समझ आ गया होगा आपको। इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारी जितनी एम्बेसीज हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सभी हमारी इंडिया को बिलोंग करती हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो इंडिया में है वो रिस्पेक्टिव कंपनीज को, कंट्रीज को बिलोंग करती है। कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कॉन्सुल। तो ये वो जो एरिया जो हम बात कर रहे थे, वो उसको बात कर रहे हैं, कि उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। Domestic territory does not include embassies, consulates and military establishment of a foreign country। अब जैसे मैंने अभी बताया ना, जापान की अगर एम्बेसी इंडिया में है तो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान होगी, इंडिया की नहीं है वो, चाहे वो फिजिकली इंडिया में हो। Second, international organization like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundary of a country। अब इनके भी ऑफिसेज हमारे यहाँ पे होते हैं, तो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री में है, लेकिन ये बिलोंग उन्हीं कंट्रीज को करते हैं जहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो ये आपको थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। तो ये वो जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे जो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जो वहाँ के, जैसे सिंपल भाषा में एक ही बात है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे गुड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उस कंट्री को बिलोंग करेंगी, और वो उनकी इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। अगर वो हमारी है तो वो हमारी, अगर आपकी किसी और कंट्री की हैं तो वो उस कंट्री से बिलोंग करेंगे। सिंपल चीजें हैं, होपफुली 3 पॉइंट अभी हमने कर लिए, क्लियर होंगे आपको। वन वॉज शिप्स एयरक्राफ्ट जो ओन्ड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है जी, 2 कंट्रीज के बीच में हो वो बेशक, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। सेम एज फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, ये सब भी जो है वो चाहे इंटरनेशनल वाटर्स में हो, बट दे बिलोंग्स टू अस, अगर उसका एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास। एंड थर्ड इज एम्बेसीज जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमारी हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो हमारी, तो वो किसी भी कंट्री में हो, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की ही रहेगी। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी और कंट्री की जो इंडिया में है तो इट बिलोंग्स टू दैट कंट्री, नॉट टू अस। ये डोमेस्टिक 2 चीज़ इन्होंने एडिशनल बताई। वही बताया कि अगर किसी और कंट्री की आपकी आपके यहाँ पे कोई एम्बेसी है,
या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो वो आपकी उस कंट्री से बिलोंग करेगी, आपकी कंट्री का पार्ट और डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। सेकेंड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो हमारी कंट्री में वो बिलोंग करती हैं बट वो रहेंगे रिस्पेक्टिव कंट्री की। तो आई गेस ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका ये होमवर्क है, आपको ये देखना है। इंडियन, चलो 2-3 रीड ही कर देते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? एंड इंडियन कंपनी इन लंदन, कोई इंडियन कंपनी है और वो लंदन में है, तो हमें, चलिए ये आपका होमवर्क है, ये बहुत इजी है। देखो, इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये आप बता दो, इंडियन कंपनी इन लंदन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। ओके अभी इससे पहले मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी, जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट, उसको रीड आउट करो पहले, मैं हम कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी रहेगी आपको। स्टिल यू हैव डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, विल डू दीज टू। तो चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट की हम बात करते हैं। अब नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in the country। एक ऐसा इंसान जो नॉर्मली कंट्री में रहता है, तो फर्स्ट ही resides in that country, okay, and second his economic इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो अगर ये दोनों चीज हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। दो चीजें क्या आई कि ऐसा कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, दोनों ही इसमें इंक्लूड हो रहे हैं जी। तो इसमें क्या है, हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट होगा। नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। चलिए फर्दर, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, इसमें दो चीज थी ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में दो पॉइंट ये बता रहे हैं। द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। पहली बात तो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो रह रहा है, बेसिकली अगर हमारी बात करें तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है। एंड सेकेंड, द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, और वो वहीं पे खर्चा कर रहा है, वहीं पे कमा रहा है, ये सारी चीजें वो वहीं पे ही कर रहा है। तो ये दो पॉइंट इसके बारे में थे। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। अब इनको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन कौन? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अब बाहर के लोग जो इंडिया में घूमने आ रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो ना तो वो यहाँ रहते हैं, ना ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा इस कंट्री में है। तो दे आर हेयर टू विजिट द कंट्री, रिक्रिएशनल, हॉलीडे और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो ये लोग फिर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेंगे। Foreign staff of embassies, official diplomats and member of armed forces of a foreign country located in given country। अब देखो हमारे देश में जो ये एम्बेसी के लोग रह रहे हैं, तो क्योंकि हमने देखा ना ये सभी जो एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स, आर्म्ड फोर्सेस, वो हमारे अगर किसी और कंट्री में है तो वो हम लोगों से बिलोंग करेंगे, राइट। तो वो चाहे किसी भी कंट्री में हो। सेम एज अगर आपका एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स किसी और कंट्री के यहाँ पे रह रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे वो खा रहे हैं, उनका स्पेंडिंग भी यहीं पे है, सारी चीजें उनकी यहीं बिलोंग कर रही हैं, पैसा भी उनको, सैलरी भी उनको यहीं मिल रही है, ऑल्दो देयर कंट्री विल बी प्रोवाइडिंग द सैलरी टू देम। लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या है, तो ऐसे जो एम्बेसी के लोग हैं, ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट्स हैं, आर्म फोर्सेस के, किसी भी फॉरेन कंट्री के, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ऑल्दो दे आर लिविंग इन इंडिया। सेकेंड, सॉरी, थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO etc are not considered as normal resident of country in which they operate। अब WHO, UNO के जो लोग हैं वो आपके दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, राइट। तो ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली हम बात कर रहे हैं, यूएनओ, WHO, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपकी इंटरनेशनल एरिया को बिलोंग करते हैं, इंडिया की
नॉर्मल रेजिडेंसी में ये लोग नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। अगर कोई अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। अब जो यूएनओ का ऑफिस है वो इंडिया में है और उसमें कोई अमेरिकन काम कर रहा है, ठीक है, एक अमेरिकन उसमें काम कर रहा है, तो वो जो है वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट, सॉरी अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, हमारा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हम उसे नहीं कहेंगे। सेम एज क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। अब इस तरह के जो लोग हैं 1 साल से कम जो रह रहे हैं इंडिया में, कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हम काउंट नहीं करेंगे। बॉर्डर वर्कर who lives near the international border and cross the border on regular basis to work in other country, they are treated as normal resident of country where they live। जैसे इंडियन अब नेपाल का बॉर्डर लगता है तो हम यहाँ से डेली बेसिस पे लोग काम करने जाते हैं, आते हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत इजी है, बाय रोड है, तो आप इधर से डेली बेसिस पे वो काम करने के लिए आते हैं। सपोज अ पर्सन हु इज लिविंग इन नेपाल बट अगर वो काम करने के लिए इंडिया में आ रहा है और शाम को वापस अपने घर चला जाता है, तो ही विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेपाल, नॉट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा वो कहाँ रह रहा है, ना कि ये देखेंगे हम कि वो कहाँ काम कर रहा है। तो ये आपके जो हैं 5-6 पॉइंट्स थे। और इसके बाद अब आपको ये बताना है कि ये कौन कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट है, कौन कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी हमें यहाँ पे देखना है। 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं, चलिए। इसमें हम देख रहे हैं कि आपका इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो ये इंडियन ऑफिशियल है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है यूएसए में, तो ऑब्वियसली ही विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, ना तो वो यहाँ पे रहता है ना उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, ऑब्वियसली ये टूरिज्म और उसमें है, तो ये हमारा नहीं मानेंगे हम इसको नॉर्मल रेजिडेंट। ओके सॉरी, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान, कोई इंडियन है वो पाकिस्तान में जा रहा है, वो घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट तो ऑब्वियसली इंडिया का रहेगा, सॉरी फॉर दिस वन। नेक्स्ट इज इंडियंस वर्किंग इन यूएन ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। देखो कह रहे हैं इंडियन जो है काम कर रहे हैं यूएनओ ऑफिस में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूएन ऑफिस में वो काम कर रहा है, अमेरिका में है, फॉर लेस देन 1 ईयर। अब ये जो है 1 साल से कम के लिए है। अच्छा, चाहे वो अर्निंग वहां से ले रहा हो, लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ना कि यूएस ऑब्वियसली। उसके बाद इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। अब देखो यूएनओ के जो ऑफिस वाले हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल होगी, ऑब्वियसली। यूएनओ के ऑफिस में कोई अमेरिकन काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए होगा, लेकिन उसी ऑफिस में अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ना कि किसी इंटरनेशनल उसमें आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा अलग पॉइंट है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मंथ टू सी द ताजमहल, तो ये आपकी देखा था रिक्रिएशनल है, टूरिज्म पर्पज है, तो ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, तो अभी कोई घूमने बाहर जा रहा है, जैसे बाहर के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो अब इंडिया का कोई पर्सन है वो चाहे कहीं भी बाहर घूमने जाए वो इंडियन रेजिडेंट ही रहेगा। ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, तो वो टूरिज्म और घूमना और होली प्लेसेस पे जा रहा है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट तो आपका इंडिया का ही रहेगा। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। और ये एक क्वेश्चन था आपका, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी देखनी है, इंडियन कंपनी इन लंदन, तो ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं रहेगी। सेकेंड इज माइक्रो ऑफिस इन इंडिया, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस रहेगा। कंपनी इन इंडिया ओन बाय जापानीज, ओके ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमारी इंडिया की है, ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ऑब्वियसली। कंपनी
इन इंडिया ओन बाय जापानीज, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी तो ये हमारी ही है, ओन वो कर रहे हैं। ओके, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क। चलिए ये आपके सारे इजी पॉइंट है। देखो आई डोंट थिंक सो कि हम इस पे अभी काम ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस पार्ट है। अगर आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन सीरीज हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। तो इसमें आपका हमने 2 टॉपिक किए हैं, वन इज नॉर्मल रेजिडेंट और एंड सेकेंडली हमारा ये रहेगा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। सभी पॉइंट्स को अच्छे से कीजिएगा, उसके बाद आप जो है एक बार अपने आप को, इस तरह के बैक क्वेश्चंस भी बुक में काफ़ी सारे हैं, उनको आप कवर कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ यू वांट अ क्वेश्चन आंसर सीरीज तो उसकी हम सेपरेट सीरीज बनाएंगे, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर टुडे आई गेस इट्स इनफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।